बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूं माहम जाहिद और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। तो जनाब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए। और हम अपना शो लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। उसकी वजह यह है कि जनाब आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। तो प्रोग्राम हाइलाइट्स हम बताना शुरू करें मौसम जनाब। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो मानसून का जो 10वां स्पेल है वो थम गया है, मगर जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के जो है वो खतरात बरकरार हैं। मुल्तान डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिशों के बाद कराची की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आने वाले दिनों में कराची का मौसम कैसा रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे सेहत की। तो कैंसर के खिलाफ दुनिया में भी पेशरफ देखने में आ रही है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है और मरीजों को बिला मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बाबा कौम की। तो उनका 77वां यौम वफात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। और अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दे रहे थे। और साथ ही आपको ये बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से आज जो है हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे अपने इस प्रोग्राम। और इसके साथ साथ नाज़रीन 9/11 सानहे को आज 24 साल मुकम्मल हुए हैं। इस सानहे ने पाकिस्तान समेत दुनिया पर क्या असरात छोड़े हैं, क्या सानहे के बाद दहशत गर्दी खत्म हो गई है या इजाफा हुआ है, इस पर दो टोक गुफ्तगू की जाएगी। और इसके अलावा प्रोग्राम में जी बात करेंगे गाड़ियों के हवाले से। हुकूमत ने नई गाड़ियों में 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाजमी करार दे दिए हैं। और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या और इसका फ़ायदा क्या होगा, और इस पर जी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे सिगरेट नोशी के हवाले से कि ये स्मोकर्स के साथ साथ उनके बच्चों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गई है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने एक खौफनाक तहकीक जारी की है जिसने माहिरीन को हिलाक कर रख दिया है। साथ ही बात होगी सोशल मीडिया की, जिसके बिना गुजारा मुश्किल हो गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, किस मौजू पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है, ऐसे इशूज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। इससे मुतालिक भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। और नाज़रीन हमेशा की तरह अगर इत्तेफाक से आप हमारा प्रोग्राम मिस कर देते हैं, कोई सेगमेंट मिस हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर जाना है और दोबारा से आप वो सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं और जितना चाहे देख सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। यानी अभी कहना चाह रही बार बार देखो, 1000 बार देखो। जरूर देखो। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हम बताएं फिर मौसम की क्या सूरत है। जी, ताज़ा तरीन मौसम की क्या सूरत हाल है ये हम नाज़रीन को बताते हैं। तो नाज़रीन मॉनसून बारिशों का सिलसिला थमने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर सूरज खूब चमकेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब रुख करते हैं स्कर्दू का। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और नाज़रीन अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है।
सवात लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम चंद मकामात पर बारिश की भी पेशगोई की गई है। और अब जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, और आपके साथ शेयर करते हैं जी पंजाब का मौसम। तो यहाँ पर सूरज खूब आंखें दिखाने वाला है और बेशतर अजला में मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार में बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है और चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। और नाज़रीन, रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 35 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर बारिश भी हो सकती है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं जी सिंध का मौसम। और सिंध की सूरत हाल मौसम की ये है कि बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कराची में आज हल्की बारिश हो सकती है। शहर कायद कराची की हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। और हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा जो है 33 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, जामशोरो, दादू और गिरदोनवाह में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल और मौसम का ही जिक्र हो रहा है। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मॉनसून का जो है वो 10वां स्पेल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। बारिशों का सिलसिला अब सिंध से बलूचिस्तान की तरफ मुंतकिल हो रहा है और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ में ये मामला थम जाएगा। और PDMA के मुताबिक पंजाब में आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, यानी बारिशों से जो मुतासरा शहरी हैं अब सुकून का सांस ले सकते हैं। बिल्कुल माहम, बहुत बारिशें बरस गई और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं और अब तो बारिशों के आसार भी नहीं है और दुआ गो भी यही है कि बारिशें जो हैं अब दोबारा ना ही हो। और अगर हो तो खैर की बारिश हो, मतलब हल्की फुल्की। तो जनाब अब खैर जान लेते हैं, ये तो हमारी उम्मीदें हैं, कुछ दुआएं हैं और हमारे अपने अपने ख्यालात हैं, जज्बात हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जान लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, मुल्क भर में मानसून के 10वें स्पेल के अख्तिताम के बाद क्या वाकई बारिशों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है या फिर आगे चलकर चंद दिन बाद कोई मजीद स्पेल भी एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मानसून की जो वेदर सिस्टम्स थे वो काफ़ी हद तक जो है वो रिट्रीव कर गए हुए हैं। जो लास्ट वेदर सिस्टम था वो बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों को जो इफेक्ट किया था, ख़ास तौर पर सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है, बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, उसमें कल तक जो है वो बारिशें जो है वो वेदर सिस्टम ने बरसाई थी, लेकिन एज सच वो वेदर सिस्टम भी अब जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर ओवरऑल पूरे मुल्क में देखा जाए तो पूरे मुल्क में मौसम इस वक्त जो है वो खुश्क है। सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान। 3-4 रोज़ के बाद देखें कोई एक शैलो सी वेस्टर्ली ट्रफ जो है वो शायद अप्रोच करे मुल्क के अपर पार्ट्स में, लेकिन फ़िलहाल एज सच मुल्क के मैदानी इलाकों में अगले 3-4 रोज़ के दौरान कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि अब मजीद आगे बारिशों का इम्कान नहीं है और PDMA के मुताबिक भी पंजाब में हम देख रहे हैं कि मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर नहीं किया गया है। तो क्या ये जो पेशगोई है वो हतमी है या फिर मौसमी हालात अचानक से तब्दील भी हो सकते हैं? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वेदर फोरकास्ट जो है वो एक डायनामिक चीज़ है, उसमें इसी वजह से हम रोज़ वेदर फोरकास्ट जो है पाकिस्तान में डिपार्टमेंट अपडेट कर रहा होता है, ना सिर्फ लोगों को बल्कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उसको भी। तो ऐसा जो प्रेजेंट एनालिसिस है उसमें तो अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान कोई ऐसा सिग्निफिकेंट
रेनफॉल नहीं है, आसमान साफ रहेंगे, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरह जो है वो जारी रह सकती हैं अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सईद साहब। ज़रा ये भी बता दीजिएगा, अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को डिस्कस कर लें तो इस बार जो बारिशें बरसी हैं, अगर हम इनको देखें कि ये स्पेल जो थे कितने शदीद थे, कितनी ज़्यादा बारिश बरसी है, और पिछले सालों से अगर इनका कंपैरिजन करें तो कितने साला जो रिकॉर्ड है वो टूटा है आपकी नज़र में? देखिए, अगर मानसून सीज़न की बात करें तो मानसून सीज़न हमारे यहाँ टिपिकली जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक जो है वो रेनफॉल्स जो हैं वो जारी रहती हैं। इस दफ़ा मानसून स्लाइटली अर्लियर जो स्टार्ट हुआ था, एंड ऑफ जून से हमारे पास मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो जारी हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, और फिर कंटिन्यूस रेनफॉल्स जो हैं वो जुलाई और अगस्त में हमने एक्सपीरियंस की। फिर इवन के मिड सितंबर तक अभी तक जो है वो रेनफॉल्स जो हैं वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अनयूजुअली जो है मानसून स्पेल जो था वो लंबा था, और उसमें हमने रेनफॉल्स जो है वो एक्सपीरियंस की। पिछले 3-4 साल से हम ये देख रहे थे कि जो मानसून वेदर सिस्टम जो अप्रोच करते हैं, बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट करते हैं और वो वेस्टवर्ड्स मूव करके पाकिस्तान में एंटर होते हैं, तो वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के, सदर्न पंजाब के कुछ हिस्से थे, उसमें ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस दफा हमने ये देखा है कि वो जो मानसून वेदर सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट किए हैं, वो उन्होंने रीट्रैक किया है जो अपना उनका ओरिजिनल ट्रैक था हमारे कैचमेंट एरियाज की तरफ, और कैचमेंट एरियाज में हमने देखा है कि अनयूजुअल रेनफॉल्स जो है वो ज्यादा हैं, और उसी की वजह से जो हमारे दरिया जो है वो स्वेल किए हैं, और हमने जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग देखी है अपने 3 ईस्टर्न रिवर्स के अंदर, वो सिर्फ इस वजह से थी कि कैचमेंट एरियाज जो हैं, जो हमारे दरियाओं में मंबा है जहाँ से बारिश होती है और फिर पानी बह के दरियाओं में आता है, तो उधर जो है वो अनयूजुअल रेनफॉल्स हुई हैं, उसकी वजह से फ्लडिंग हुई है, और फिर हमने ये सारे की जो कैटास्ट्रोफी है वो एक्सपीरियंस की है। ज़हीर साहब, जैसे कि हम देख भी रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बारिशों का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि अनयूजुअल बारिशें भी हुई हैं, तो आगे अब हम सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी की शिद्दत कितनी ज़्यादा हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से? ये क्लाइमेट चेंज तो हमें हकीकत बन चुका है, और वो जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, वो थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। फिलहाल तो भी हम मानसून के एंड की तरफ जा रहे हैं। मानसून का जब एंड होगा तो अक्टूबर और नवंबर में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो पूरे मुल्क में नहीं होती, ड्राई पीरियड होता है, और फिर दिसंबर के में जो है फिर विंटर जो है वो सेट इन करता है। तो विंटर के हवाले से भी थोड़ा सा जो है वो अर्ली है प्रिसाइसली कहना है कि विंटर कैसा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में अभी हम क्योंकि 2 और हमारे पास जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ओवर द ईयर्स, कि अभी जब ड्राई पीरियड शुरू होगा तो स्मॉग का एक पीरियड शुरू होता है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और उसके बाद फिर स्मॉग के बाद फिर फॉग में वो कन्वर्ट हो जाती है, फॉग आती है, और फिर उसके बाद जो विंटर सीजन जो है, जो टिपिकल विंटर सीजन है, वो हमारे यहाँ सेट इन करता है। अच्छा ज़हीर साहब, लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि सिंध की बात कर लें, खास तौर पर कराची की, तो कराची में क्या मजीद बारिशें बरस सकती हैं अब भी? नहीं, फिलहाल ऐसा अब कराची में मौसम जो है वो खुश्क हो गया है, और कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है कराची में या सिंध के किसी हिस्से में फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची और सिंध में बारिशों का सिलसिला जो है वो अब रुक चुका है, अब कोई इम्कान नहीं है वहाँ पर। और पंजाब की सूरत हाल भी अगर देखें तो मैदानी इलाकों में जो बारिश के इम्कान थे वो थम चुके हैं, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो 10वां स्पेल था ये अब आखिरी तो यानी कि अब जो आगे मौसम आने वाला है वो खुश्क मौसम होगा, और सनी डेज होंगे। जी, सनी डेज होंगे, तो अब थोड़ा सुख का सांस आएगा। जो बारिशें हो रही थी और जगह जगह सड़कों पर पानी भी जमा था, और निकासी आपके हवाले से भी हम देख रहे हैं कि सिस्टम बहुत का अच्छा। सांस आपको पता है, लाहौर में रहते हैं, फिर स्मॉग के मसाइल भी होते हैं, सही। और भी बड़ी आपको पता है इस तरह की चीजें आ जाती हैं। आगे भी जाहिर कर रहे हैं कि सुख का सांस नहीं आना। खतरा है, और इसलिए बता रहे हैं कि जनाब आप इकदाम करें। देखिए, मैंने तो अपनी गाड़ी का टेस्ट भी करवाया महम, और मैंने बताया जनाब कि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं। आपने करवाया? अच्छा, गाड़ियों के टेस्ट के हवाले से भी हमारे प्रोग्राम में आज एक खबर शामिल है, और वो हम जरूर बताएंगे। वो दूसरी खबर है, मैं ये दूसरे की कार्बन का कितना अखराज होता है आपकी गाड़ी से। तो आपकी गाड़ी फिट है, आपने करवाया? मेरी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, और मैं वो स्टिकर भी चले, यानी माहौलियाती आलूदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है। चले, हम इस बात पे जनाब बहुत खुश हैं। इसी खुशी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कैंसर वो मरज़ है जिसको सुनकर ही दिल दहल जाता है, और एक ऐसा मरज़ जो खामोशी से जिस्म में पलता है, और जब तक उसका पता चलता है तो अक्सर ये होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है। मगर अब दुनिया एक बड़ी तिब्बी पेशरफ्त की जानिब बढ़ रही है।
रूसी साइंसदानों ने जी एक mRNA वैक्सीन तैयार की है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये न सिर्फ कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकती है, बल्कि जो पहले से मौजूद रसोलियां हैं उन्हें भी सुकेड़ के रख सकती है। तो ये वैक्सीन मरीज के जिनियाती डेटा की बुनियाद पर इनफरादी तौर पर तैयार की जाएगी, यानी हर मरीज के लिए एक अलग और ख़ास और मौसर किस्म की वैक्सीन होगी। mRNA वैक्सीन इब्तदाई तौर पर आंतों के कैंसर के लिए तैयार की गई है, मगर इसके बाद जल्दी सरतान और दिमागी ट्यूमर जैसे मोहलिक कैंसर्स पर भी इसका इस्तेमाल मुतवक्के है। तो क्या वाकई ये एक ब्रेक थ्रू है? क्या ये इलाज है या महज रोकथाम का एक तरीका? और सबसे बढ़कर क्या ये वैक्सीन हर मरीज के लिए मौसर होगी भी या नहीं? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फरीहा शेख साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स के हवाले से कि कैंसर जैसा जो ख़तरनाक मरज़ है ये बहुत देर से डायग्नोज होता है, यानी इसका पता ही नहीं चलता, आपकी बॉडी के अंदर पनपता रहता है। कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जिन्हें संजीदगी से लेना चाहिए और उसके बाद बाकायदा आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो बहुत थैंक यू कि आपने इनवाइट किया ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर सिम्टम तो ऑब्वियसली कैंसर का सिम्टम नहीं होता, तो कुछ थोड़े अलार्मिंग सिम्टम्स हैं कि जिनके ऊपर अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा सिम्टम जो परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3-4 वीक्स और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ज़रूर किसी ना किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। बिकॉज हम तो डेली बेसिस पे देखते हैं कि लोग जा भी रहे हैं, लेकिन सिंस दे आर नॉट गोइंग टू द राइट पर्सन, दैट इज़ वाई उनका डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, रादर देन जो क्वैक्स और मतलब रेलिवेंट स्पेशलिटी के लोग नहीं हैं। सेकेंडली, जैसे गिल्टियाँ बन रही हैं। इससे पहले आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों को यही नहीं समझ आ रही होती कि उसने किस एक्सपर्ट के पास जाना है। मतलब वो जनरल फिजिशियन के पास जाके सारे वो मसले अपने जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बारे में भी जरा कोई अवेयरनेस दें लोगों को। उसमें देखें ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल फिजिशियन भी माशाल्लाह कुछ बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जनरल फिजिशियंस बने हुए हैं बट दे आर नॉट रियल डॉक्टर्स। तो वो एक डिफरेंट डिबेट आ जाती है। कुछ जनरल फिजिशियंस ऐसे भी हैं जो कि आपको एक्सपर्ट को रेफर करते हैं, कुछ कहते हैं मैं कर लूंगा। तो वो उसमें फिर आपकी अपनी थोड़ी सी समझदारी ये है कि अगर आपका सिम्टम एक डॉक्टर के पास नहीं बेहतर हो रहा, आप जा रहे हैं 2-3-4 चक्कर आपने लगाए हैं, तो एक सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है, सो दैट कि आप कहीं डिट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कोई आपकी चीज़ ऐसी है जो कहीं किसी और जगह से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी ऐसा फीवर है जो 3-4 हफ्ते से ज़्यादा मुसलसल परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि यूजुअल बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के साथ तो हर किसी को हो सकता है जी। लेकिन अगर कोई ऐसा सिम्टम है, फीवर है, कोई गिल्टियाँ निकली हुई हैं या कोई लूज मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है, खांसी है ऐसी दायमी के जो नहीं ठीक हो रही, तो आपको ज़रूर किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाके ओपिनियन लेनी है। ज़रूरी नहीं है ये तमाम अलामात कैंसर की ही हों, लेकिन ऑब्वियसली वो कह लें कि 10-20% लोगों में ये आपको गाइड कर देती हैं कि फर्दर टेस्ट करा के आप कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। और बाज़ दफ़ा वो जो एक हमारे लोगों में ये पॉइंट है ना कि हो ही नहीं सकता, मेरे फैमिली में किसी को नहीं है, या आप आंखें बंद कर लेते हैं कि अगर मुझे मतलब ज़्यादा मैंने डिटेल में टेस्ट करा लिया, ये कुछ निकल आया तो मैं क्या करूँगा, काम वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसकी तशख़ीस में रुकावट क्या आप क्या समझती हैं कि मरीज़ है या निज़ाम सेहत है? पहली रुकावट तो ज़ाहिर है मरीज़ घर से निकलेगा, तो वही वाली चीज़ है। फिर दूसरी जो चीज़ है वही है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, और तीसरी फिर ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है कि महंगे टेस्ट हैं, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, छोटी जगहों पे उस तरह से पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे विद एवरी पासिंग डे बहुत सारी जगहों पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब आती जा रही हैं, तो इसलिए अगर विल हो तो रास्ते खुद ही निकल आते हैं। रूसी साइंसदानों ने जो नई वैक्सीन बनाई है और जिसका बड़ा चर्चा सुन रहे हैं, mRNA, ये किस हद तक मेडिकल साइंस में इनकलाबी पेशरफ समझी जा रही है कैंसर के खिलाफ? देखिए, वैक्सीन तो डेफिनेटली वो जो, क्योंकि बिकॉज हम भी वो मीडिया से ही न्यूज़ सुन रहे हैं, डेफिनेटली कहीं पे अभी गाइडलाइंस में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो बेसिकली तो ये फेज़ 1-2 ट्रायल्स
अभी इसके चल रहे हैं। अभी ये गाइडलाइंस में रिकमेंडेड नहीं है। सही। और सेकेंडली जो लिटरेचर जो अभी तक पब्लिश तो नहीं हुआ, लेकिन जो डिस्क्लोज किया गया है उसके मुताबिक ये कह लें कि अब जो इनिशियल रिजल्ट्स थे वो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पे थे, यानी कि आंतों के कैंसर के पेशेंट पे। तो आप ये क्लेम बार बार चल रहा है कि जी मुकम्मल क्योर हो गया या ये हिफाजती वैक्सीन है, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट हिफाजती वैक्सीन। ये अगर किसी को ट्यूमर है तो वो उस ट्यूमर के अगेंस्ट बॉडी के जो अपने इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी, सो दैट कि वो उस ट्यूमर को खुद ही अंदर फाइट करना शुरू सही। तो यानी कि यही जो जिनियाती डेटा का हम बात कर रहे थे उसके मुताबिक वो बनाई जाएगी, यानी कि पर्सनलाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह से है कि वो कोलोन कैंसर के सेल्स हैं उनमें जो म्यूटेशंस आती हैं, यानी कि वो जिनियाती जो तब्दीलियां आती हैं, उन म्यूटेशंस के अगेंस्ट इसको डेवलप करेंगे, सो दैट के बॉडी के सेल्स अपने जो सेल्स हैं वो उन एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करके और अपना इम्यून सिस्टम यूज़ करते हुए उस ट्यूमर को फाइट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रही थी कि ये भी फर्स्ट या सेकंड फेज में है, मतलब ये क्या तरीक़ेकार होता है, कितने को फेजेस होते हैं जिसके बाद ये लोगों को लगाई जा सकती है और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये सजेस्ट की जाती है? बेसिकली यूजुअली 4 फेजेस होते हैं। ओके, नंबर 1 में क्या है? एक 0 होता है। 0 वाला प्री क्लिनिकल होता है, यानी कि जो लैब में आप जो एनिमल्स पे उसके टेस्ट करते हैं। ओके। 1 वाला होता है कि जिसमें आप हेल्दी वॉलंटियर्स पे आप उसका डोजिंग और साइड इफ़ेक्ट्स के लिए करते हैं। 2 पे बहुत थोड़े पेशेंट्स पे आप जाके उसको टेस्ट करते हैं। 3 में वो हेड टू हेड कंपैरिजन होता है किसी स्टैंडर्ड थेरेपी के साथ कि आजकल ये रिकमेंडेड थेरेपी है, ये नई दवाई हमने बनाई है, और उसके अगेंस्ट हेड टू हेड कंपैरिजन करके वो डाटा निकालते हैं कि जी ये इससे इसने इतना इम्प्रूवमेंट किया। एंड जो 4th वाला वो होता है कि जब आप मार्केट में उस दवाई को लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद जो उसके सेफ्टी सिग्नल्स हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो चीज़ें बाद में रिपोर्ट होती हैं, तो वो उस तरह से ये क्योंकि एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। तो जो ये अभी तक जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अभी इनिशियल फेजेस के ट्रायल्स हैं, तो इसलिए अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये ब्रेक थ्रू आ गया है, लेकिन इस सेंस में ब्रेक थ्रू जरूर है कि डेफिनेटली वी आर हेडिंग, बिल्कुल हमें एक डायरेक्शन मिल गई है। तो अभी तक इतलात क्या है, मतलब ये मौसर अगर है तो सिर्फ ये आंतों के कैंसर के लिए या दीगर इकसाम के भी जो कैंसर हैं? जो हम समझ लें कि जो पढ़ लिख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो तो यही है कि अभी जो इनिशियल जो इसके ट्रायल्स हैं वो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स पे हैं, और वो डिजीज़ कंट्रोल के लिए हैं कि जैसे उसने रिग्रेस किया है तो दैट वाज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिजीज़। वो क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर उसको प्रिवेंटिव उसमें नहीं यूज़ किया अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दें थोड़ा सा कि मेडिकल साइंस के हवाले से कौन से ममालिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा फोकस है? मतलब रशिया से ये खबर आई है, हम देख रहे हैं, और चाइना के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी इस तरह की कोई ना कोई इन्वेंशंस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ खुफिया भी उन्होंने रखे हुए हैं जो कि उनके मामलात हैं। तो कौन सी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस चीज़ पर? अब आजकल जैसे रशिया बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहा है, चाइना में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं, फिर ऑब्वियसली यूएस वगैरह में तो हो ही रहा है, लेकिन जो कह लें कि जो पहले मुल्क नहीं थे वो अब उनमें रशिया और चाइना ज़्यादा शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, और उनकी वो न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ और नई मशीनरी और नई जेनेटिक टेस्टिंग भी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिकेशंस भी अब वो डेवलप कर रहे हैं। सही। बल्कि इस जो एक हमारी आजकल भी एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन वाला है, तो इसमें और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन में बिल्कुल डिफरेंट का वो है, बिकॉज जो सर्वाइकल कैंसर वाली वैक्सीन है वो चूंकि एक टारगेटेड इन्फेक्शन के अगेंस्ट दी जा रही है, तो दैट इज़ प्योर प्रिवेंशन, क्योंकि वो आप इन्फेक्शन होने से पहले दे रहे हैं। इस वजह से क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती है तो इन द लॉन्ग रन ट्यूमर डेवलप होता है। तो वो जो वैक्सीन है वो एक डिफरेंट वैक्सीन है, दैट इज़ इन बीइंग गिवन इन प्रिवेंटिव सेटिंग, यानी कि वो कैंसर होने नहीं देगी। तो इसलिए वो ज़रूर लगवानी चाहिए जो गवर्नमेंट अब उसका प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, क्योंकि वो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि गवर्नमेंट अब प्रोग्राम स्टार्ट करी, और वैसे भी कहा जाता है कि इलाज बहुत महंगा भी होता है। अब ये वैक्सीन बन गई है, बिल्कुल, तो पाकिस्तान तक इसकी रसाई हो सकेगी? ये आप रशियन वैक्सीन की बात करें? रशियन वैक्सीन वो तो अभी बड़ा अभी ट्रायल ही है, टाइम है उसमें, वो जब आएगी उसके बाद। डॉक्टर साहब ने जो मरहले बताए हैं ना, अभी वो बहुत सारे पार करने हैं उस वैक्सीन ने। अभी तो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से गवर्नमेंट शुरू कर रही है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का,
और नाज़रीन देखना ये कि कब तक ये जो वैक्सीन है ये मार्केट में दस्तयाब होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अभी ट्रायल फेजेस जो हैं वो चल रहे हैं और फिर बाद में पता चलेगा माहम कि ये पहले 1 लगेगी, 2 लगेगी, फिर बूस्टर लगेगी, जिस तरह कोविड की हमने लगवाई। हमने कोविड वैक्सीन की बात नहीं करनी है, उसके लेकिन लगवाई है तो फिर बात तो करनी है जी। उसके बारे में वैसे बहुत से अब कि बाद में क्या हो रहा है, बाद में क्या ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। बाद वाली डिबेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस वैक्सीन के लिए भी अभी हम देखेंगे कि क्या असरात होंगे बाद में और कितनी मौसर साबित होती है। आई होप कि ये वैसे इकदाम बहुत अच्छा है, एटलीस्ट हमने शुरू किया, रूस ने चाहे शुरू किया और उसके बाद अब ये पाकिस्तान तक भी रसाई हो जाए इसकी, और जितनी क्या कहते हैं हम जहाँ कैंसर पेशेंट है वहाँ तक, जहाँ कैंसर पेशेंट है उन तक रसाई भी मिले और उनका इलाज भी, और जल्द से जल्द हम कैंसर से छुटकारा भी पा सकें, हम तो दुआई कर सकते हैं। फिलहाल जी हमें प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये कोई आम जुमला नहीं है नाज़रीन, बल्कि एक पूरी कौम की दास्तान है। वो कौम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसकी शनाख्त और सकाफत मिटाने की साजिशें की जा रही थी, लेकिन फिर एक मर्द आहन उभरा, एक ऐसी शख्सियत जिसकी बसीरत, उसूल पसंदी और अज़्म समीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, हमारी तारीख के वो अजीम कायद जिन्हें दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है। आज बाबाए कौम, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक पूरी कौम जो है वो बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश कर रही है। नाज़रीन, वक्त की करवटों ने कई सदियां बदल डाली, लेकिन कायद आज़म का नाम, उनका विजन, उनकी कुर्बानियां और उनका किरदार आज भी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। वो रहनुमा जिन्होंने सिर्फ एक सियासी तहरीक की क़यादत नहीं की, बल्कि एक कलमा गो कौम को ये बावर कराया कि अगर नीयत साफ हो, हौसला बुलंद हो और यकीन कामिल हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत मंजिल छीन नहीं सकती। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुसलमानान हिंद ने सिर्फ एक वतन ही हासिल नहीं किया, बल्कि एक ख्वाब को हकीकत में ढाला। एक ऐसा ख्वाब जहां मुसलमान आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सके, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके और अपने तशख़्ख़ुस के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बना सके। बिल्कुल। और 11 सितंबर 1948 ये कौम अपने अजीम मोहसिन से महरूम हो गई, मगर उनके जाने के बाद भी उनकी याद, उनकी तालीमात और उनका किरदार पाकिस्तानी कौम के दिलों में इसी तरह जिंदा है जैसे कल था। आज भी हज़ारों लोग मज़ार कायद पर हाज़िरी देकर यह अहद करते हैं कि वो इस पाकिस्तान को कायद आज़म के ख्वाब के मुताबिक एक मजबूत, बावकार और खुशहाल मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक नज़रिया है, वो एक ख्वाब है, एक हौसला है और एक ऐसी रोशनी है जो रहती दुनिया तक हमें रास्ता दिखाती रहे। और आज के दिन की मुनासबत से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सर, बानी पाकिस्तान की आज यौम वफ़ात अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। उन्होंने सियासी मामलात से बालातर होकर वतन की हिफाजत पर जोर दिया। आप समझते हैं कि आज हम किस हद तक कायद के विजन पर अमल पैरा? ज़हर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को भी कायद आज़म का इतना अजीम दिन और उनको याद करने के लिए ज़ाहिर हम इकट्ठे हुए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने कायद आज़म के लिए हर दफ़ा मज़ार पे दुआ तो करते हैं और अमल की दुआ भी करते हैं, लेकिन शायद उस तरह अमल नहीं कर पाए जिस तरह का कायद आज़म का विजन था, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, सेल्फलेसनेस का। लेकिन मेरी दुआ है आप जैसे लोग और हम आपके पीछे लगे रहें अगर, तो शायद हम याद कराते रहेंगे कायद आज़म। जहाँ तक आपने दिफाए पाकिस्तान की बात की है, कायद आज़म का बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए, ना वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, ना वो जनरल थे, ना वो फील्ड मार्शल थे, ना वो कोई उनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं थी देखिए मिलिट्री की। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या विजन थी उनकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की एयरफोर्स अकेडमी में जाते हैं 13 अप्रैल 1948 को और अपनी बीमारी के सख्त बीमारी के बावजूद जाते हैं और वहां जाकर क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की और आपके व्यूअर्स रिलेट करेंगे कि वो किसी भी मिलिट्री जनरल या मार्शल या एडमिरल से कम उनकी विजन इसलिए नहीं थी कि वहां जाकर कहते क्या है। वहां जाकर कहते हैं कि कोई भी मुल्क कमजोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन की जारियत के निशाने पर होता है। पाकिस्तान को चाहिए
जल्द अज जल्द अपनी फिजाइया को इतना मजबूत करें जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। अब आप ये विजुलाइज करें कि क्या विजन है, यानी वो समझते हैं 80 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन, जिसमें उन्होंने ये मैसेज दे रहे हैं कि कमजोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन आप पर जारियत करेगा। आपके देख ले कतर में क्या हो रहा है, ईरान पर क्या हुआ, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हमें लीडर हमारा विजन देकर चले गए कि जी हमारी, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मई के महीने में आपने देख लिया मुसल्लह अफवाज ने ओवरऑल, पाक फौज ने खास तौर पर कायदाना सलाहियत करते हुए फॉलोड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स लीडरशिप ने क्या रिजल्ट पैदा किया। पूरी कौम क्योंकि मुत्तहिद थी, तो हमें इसी तरह मुत्तहिद हर फील्ड में होना चाहिए। कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक हम मुल्क को भी महफूज बनाएंगे और इंशाल्लाह हम तरक्की भी करेंगे। सही, बेशक हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खालिद साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कायदे-ए-आज़म की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेहत की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की। तो आपके ख्याल में आज हम उन कुर्बानियों का हक अदा कर पाएं? जी, बदकिस्मती से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने जब वफात पा रहे थे, उनके करीब कर्नल इलाही बख्श थे, और वो कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म बिल्कुल आखिरी दिनों में एक बात उन्होंने कही थी। ये गलत मिसपरसेप्शन है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाकर मैंने गलती की। वो बिल्कुल ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, जो नेगेटिव बातें उनके नाम से मशहूर की जाती हैं। मैंने कर्नल इलाही से पढ़ा भी बहुत है, उनकी फैमिली से मैं इन टच हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। उन्होंने एक चीज का अफसोस किया था जब वो दुनिया से जा रहे थे। आप जरा विजुलाइज करें दोनों, मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहते थे कि मुझे अफसोस ये है कि जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया था, जिन गरीबों के लिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं, मुझे मोहलत मिली। अब आप ये विजुलाइज करें कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों को अंडर प्रिविलेज हैं, यानी जिन लोगों को मैंने हुकूक दिलवाने थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी थी, एजुकेशन देनी थी, कारोबार देने थे, गरीब लोगों को खास तौर बात कर रहे हैं, कहते हैं उनको मुझे मोहलत नहीं मिली। यानी लीडर का दुख देखें, प्रिविलेज क्लास या अपर या किसी सीनियर ऑफिसर या किसी के लिए नहीं कह रहे, वो गरीबों की बात कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, उनको बेहतर जिंदगी का एक स्टैंडर्ड देने के लिए जो गरीब है इस मुल्क है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। खालिद साहब, कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को कोई तस्खीर नहीं कर सकता। आप इस कॉल को आज के खित्ते के हालात में, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कैसे देखते हैं, खास तौर पर मई वॉर की सूरत हाल के पेश नज़र? देखिए, मई वॉर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कल का वाकया है, परसों का, 2 दिन पिछले आपने क्या देखा। पूरी दुनिया कतर के बारे में ये नहीं कह रही कि उस मुल्क की सोवरेनिटी को ब्रीच किया गया है, एक मुल्क पर हमला किया गया है। बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है कि बताया क्यों नहीं और टाइम पर क्यों नहीं बताया, थोड़ा सा देर से बताया है, पहले बता देते। बात इसका मतलब है उन मुल्कों के लिए इजराइल ने वो न्यू नॉर्मल बना दिया है कि हमला तो मैं मर्जी से कर सकता हूँ, सिर्फ डिस्कस हम ये कर सकते हैं कि कितना पहले मैंने आपको बताना था। यहाँ पर 5, 6 और 7 की दरमियानी रात आपने देखा, उससे पहले मुसल्लह फौज अंडर द लीडरशिप ऑब्वियसली द आर्मी, फॉलोड बाय हमारी जो एक पाक फिजाइया में एक वाइब्रेंट लीडरशिप थी, प्रेजेंट थी, रेडी थे। रात को 12:30 बजे हमला होता है। हमने कोई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस नहीं रेजोल्यूशन पास करवाया। हमने ये नहीं कहा कल हम ओआईसी का इजलास बुलाएंगे और कहेंगे हमें बताया क्यों नहीं। उसके 3 मिनट के अंदर 42 जहाज हवा में हैं, 7 जहाजों को मारकर वापस नहीं जाने देते हैं और बाद में दुनिया जो मर्जी करती। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वो रिजॉल्व है लीडरशिप का आज भी कायदे-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक। तो आप ये जरा विजुलाइज करें कि हमने कोई कागजी कार्रवाई, कंडेम या दूसरी चीजों का रास्ता नहीं लिया, और किसी ने आपको बताना भी नहीं होता। ज़ाहिर ये भी ज़हन में रखिएगा, आपको किसी ने नहीं बताना होता कि आप पर हमला होने वाला है जब तक आप खुद नहीं जानते अपने बारे में। तो जितना आप अपने पांव पर खड़े होंगे, कायदे-ए-आज़म ने भी एयरफोर्स की एकेडमी में जो मैंने पहले जिक्र किया, कहा था कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जिक्र सेल्फ डिसिप्लिन और खुद एतमादी यानी खुद इनसारी, 2 चीजें हैं जिस पे आप वर्दी होंगे पाकिस्तान। खुद इनसारी क्या होती है? यही होती है कि डिफेंस भी खुद करें, प्रोडक्शन भी खुद करें, JF-17 थंडर भी खुद बनाएं, और ना सिर्फ बनाएं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट, इंटेलिजेंस पे खुद। तो ये लेगेसी है कायदे-ए-आज़म की, हमने और भी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, आज के नौजवानों में कायदे-ए-आज़म का विजन और उनके सुनहरी उसूल किस हद तक जिंदा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, हमें सिर्फ दिन तक नहीं महदूद करना चाहिए। मेरी सिर्फ क्वालिफिकेशन आपके सामने बैठने की ये है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ, आप जानते हैं। मैं कायदे-ए-आज़म का 20 साल से काम कर रहा हूँ और सिर्फ कर समझ के कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पीछे मेडल्स, तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कायदे-ए-आज़म की मरहून मिन्नत है अल्लाह ताला के बाद।
ये सब कुछ तब हुआ कि मैं आज़ाद मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं एक फाइटर पायलट बना, मुझ पर इस कौम ने एतमाद किया सिर्फ इस वजह से कि हम आज़ाद हैं। तो हमें सिर्फ दिनों को याद नहीं करना चाहिए कि 11 सितंबर आया, 14 अगस्त आया, 25 दिसंबर आया। हमें वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए उस लीडर का जो आखिरी दिनों में ज़ियारत में बीमार थे, बहुत निढाल रहते थे सारा दिन। एक दिन फ्रेश थे, बाहर लॉन में बैठे हुए थे, एडीसी को बुलाया कि मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। सिगार नहीं छोड़ा था आखिरी दिनों तक। और एडीसी ने कहा सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी एंटाइटलमेंट भी है और आपकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी पिछले दिनों में कि हम बिल अदा कर चुके हैं सिगार का। तो कहने लगे सिगार के सारे बिल लेकर आओ। बिल लाए गए, अपनी जाती चेकबुक से काटा और अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। वाह, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या स्टैंडर्ड हमारा लीडर सेट करके, क्या ईमानदारी के सेल्फलेसनेस। तो हमें दिनों से आगे हमें रियल लाइफ में, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, डे टू डे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है कि हमारा लीडर किस तरह की पाकिस्तानी शहरी चाहता था, किस तरह की जिम्मेदारी हम पे छोड़कर गए हैं और आया हमने वो पूरी की है कि नहीं किया। रोजाना अपनी अपनी सब लोग अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़े हैं, खवातीन हैं, सब अपना अपना हक अदा करें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। खालिद साहब, पाकिस्तान की अगर मौजूदा चैलेंजेस को अगर हम देखें, दहशतगर्दी, मईशत, सरहदी मसाइल, इन तमाम के तनाजुर में कायद आज़म की लीडरशिप में उनकी रहनुमाई हमें क्या सबक देती है? देखिए, पहली ज़ाहिर वो देती है कि आपने सेल्फलेसनेस होना है। लीडर की पहली होती है कि अपना गरज ना हो, तब लीडर होता है। जब उसका अपना गरज शामिल हो जाता है या सेल्फ इंटरेस्ट शामिल हो जाती है तो मेरी नजर में वो लीडर नहीं रहता। दूसरी बात उसकी विजन और इंटेग्रिटी होती है, यानी अपनी ईमानदारी। एक विजन देता है लीडर को, और दूसरा ये ज़हन में आप रखिए, आप जैसे नौजवान जरूर अप्रिशिएट करेंगे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपके मोबाइल के हाथ में, आप किसी ऐसे लीडर को फॉलो कर सकते हैं जो आपसे चाइनीज में या फ्रेंच में बात कर रहा हो, जो जुबान आप समझते ना हो। माओ ज़ेडुंग को चाइनीज ने चाइनीज में सुना, फ्रांस के डिगाल को फ्रेंच में सुना, और अमेरिकन ने अपने लीडर को, और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में उनकी जुबान में बात। ये यूनिक लीडर था जो ना अपने फॉलोअर्स की जुबान बोलता था, ना उन जैसे कपड़े पहनता था, ना उन जैसे खाने खाता था, और फिर भी लोग कहते थे कि जो कहता है सच कहता है। तो क्या हुआ फिर, किस वजह से? सेल्फलेसनेस की वजह से। सबको पता था कि इसकी अपनी गरज कोई नहीं है, ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे सॉवरेनिटी जो हमारी एज ए मुसलमान है, जो हमें हिंदुओं की डोमिनेंस की वजह से नहीं मिल पाती, उसकी वजह से हमें एक मुल्क चाहिए। लोगों ने ब्लाइंड फेथ किया और फिर वही कहा, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि फिर लोगों ने कहा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। ये हमें सबक देती है कि हम किस हद तक क्रेडिबल हो जाएं, इंटेग्रिटी वाइज, ईमानदारी वाइज, कि लोग हमें आपको समझे बगैर भी कहें कि ये झूठ नहीं बोल सकते। कायदे-ए-आज़म के बारे में एक और गांधी ने सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था, उन्होंने कहा था कि इज इनकरप्टेबल। अब आप सोचिए कौन कह रहा है, सबसे बड़ा मुखालिफ आप, कि आपको करप्ट नहीं किया जा सकता जनाब। तो यही हम फॉलो कर ले, मेरा ख्याल है तो बहुत बड़ी हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि कायद आज़म की शख्सियत ने हमेशा हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का दर्स दिया है, तो आपकी राय में आज की कौम को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और किस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, उन्होंने पहला लफ्ज ही यूनिटी कहा था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और यूनिटी हम रखेंगे तो हमारे अंदर फेथ, दूसरा मजहब तो हमारा है ही है, वो तो पहले सबसे है, हमारा जो अल्लाह ताला पे ईमान है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फेथ दूसरे की तरफ रेफर कर रहा हूँ कि हम पर अपने आप पर खुद एतमादी तब आई, जो हमने 6 और 7 को और 10 तारीख को दिखाया बिफ्टिंग जवाब दे मुसल्लह फौज ने, जो रिजॉल्व दिखाया। उस सेल्फ अश्योर तभी आप होते हैं कि जब आपके अंदर यूनिटी होती है। कौम मुसल्लह फौज के पीछे कैसे खड़ी, सही मानों में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी, तभी जो दुश्मन को जवाब दिया। अगर खुदा ना खास्ता कौम डिसजॉइंटेड हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, तो मुसल्लह फौज भी नहीं लड़ सकती। ये हमारी कंपल्शन है कि हम एक होंगे तो दुश्मन हमसे खौफ ज्यादा होगा। जितना हमारे में तफरका ज्यादा होगा, क्रैक ज्यादा होंगे, दुश्मन को उतना ही मौका ज्यादा मिलेगा हमारे अंदर और सफों में इंतशार फैलाने। अच्छा खालिद साहब, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत ज़्यादा लीडरशिप के दरमियान, अवाम के दरमियान, लेकिन कायद आज़म के मामले में ऐसा नहीं था, आम आवाम भी उनसे रिलेट कर पाती थी। लेकिन सर एक और जो नुक्ता है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि अवाम तो चले उनसे मुतासिर थी ही, लेकिन हम देखते थे कि उस वक्त का जो मजहबी तबका था, उलमा हज़रात थे, पीर साहिबान थे, हम देखते हैं कि जनाब वो भी गैर मशरूत जो है कायद आज़म की हिमायत करते थे और कहते थे कि जो कायद आज़म कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। हालांकि अगर उनका पहनावा देखें, उनकी लैंग्वेज देखें, इंग्लिश में ज़्यादा बात करते थे,
तो सर ये क्या खूबी थी कि उस तबके को भी मुतासिर कर दिया और वो भी कायदे आज़म के पीछे पीछे चलते थे हमेशा? यार, मैं आजकल की पॉलिटिक्स थोड़ी पोल्यूट हो गई है, पोलराइज हो गई है और सेल्फ सीकिंग और दूसरी तरफ ज्यादा एक एलिमेंट आ गया बीच में। मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ कि जो मैंने थोड़ी देर कहा ना कि कायदे-आज़म के बारे में गांधी ने कहा कि इनकरप्टेबल है। दो बातें मुझे टाइम दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा। अल्लामा इकबाल से एक दफा किसी ने पूछा था कि आप जिन्ना जैसे लीडर यानी कायदे-आज़म जैसे लीडर के पीछे क्यों हैं? तो अल्लामा इकबाल ने 2 लफ्ज कहे थे। उन्होंने कहा ये एक सुप्रीम इंटेग्रिटी है अंग्रेजी में कहा, और दूसरा ही इज नॉट परचेजेबल। 2 बातें। अब परचेजेबल का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान बनना ठहर गया जून 1947 में, जब 3 महीने बाद पाकिस्तान बन जाना था, तो बहुत सारे लीडर्स आए। आखिर में गांधी आया कायदे आज़म के पास और आकर कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लें, हम आपको पाकिस्तान इंडिया अगर अलहदा नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान का पहला वजीर आज़म आपको बनाने को तैयार है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, पूरा हिंदुस्तान था, केपीके से लेकर बांग्लादेश तक। अब आप कोई पॉलिटिशियन अगर आप सेल के लिए होता और परचेजेबल होता, जो अल्लामा इकबाल के विजन के अगेंस्ट होता, तो वो शायद सौदा कर लेता कि हाँ, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो पूरे हिंदुस्तान का तो फिर मैं मान जाता हूँ आपकी बात। तो नहीं माने, और जवाब क्या दिया? अगर आप अमेजिंग जवाब है। उन्होंने कहा कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरी कौम की अमानत है, और अमीन होने के नाते मैं कौम की अमानत नहीं बेच सकता। जरा आपने विजुलाइज किया कि सेल्फलेसनेस है, अपनी पावर के लिए नहीं किया कि मुझे वजीर आज़म बना दो। उन्होंने कहा कि कौम मेरे पे अमानत दी हुई है, कौम ने मुझे, और अमानत को नहीं बेच सकता। नहीं बेचने का मतलब पाकिस्तान छोटा मुल्क रकबे के लिहाज से ले लिया, लेकिन खुद वजीर आज़म बनना पूरे हिंदुस्तान का पसंद नहीं किया। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी निशानी है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या अर्ज किया? सेल्फलेसनेस। जब आप अपना गरज नहीं शामिल रखते तो आप बहुत बड़े लीडर बनते। सही, अपने गर्ज को छोड़कर कौम के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। खालिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन इस तरह की हम बातें सुने तो एक बार फिर से, जैसे कि हम कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए और नारा लगाने को दिल करता है और जज्बा हुब्बुल वतनी एक बार फिर से जाग जाता है। और आई विश कि ऐसा लीडर हो। कायद का जो सबक है ईमान इत्तेहाद तंजीम का, वो फिर से जनाब हमें रिकॉल होना शुरू हो जाता है, और अल्लाह करे कि हम उस पर अमल भी कर पाएं, और हमें अपने तय कोशिश भी करनी चाहिए। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। आज 11 सितंबर है। 24 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे अहम तरीन मकामात को निशाना बनाया गया। उसके बाद पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसने दुनिया का मंजरनामा बदल डाला। उस दिन 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के अहम मकामात से टकराया गया, जिसमें 3000 के करीब अफराद मारे गए। और अमेरिका की जानिब से जी इन हमलों का जो जिम्मेदार है वो अल-कायदा और इसके सरबराह उसामा बिन लादेन को ठहराया गया। ताहम नाकाफ़ी सबूतों के बावजूद उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसामा बिन लादेन के मेज़बान मुल्क अफगानिस्तान पर जंग मुस्तलद कर दी, जिसके बाद पूरी दुनिया दहशतगर्दी की लपेट में आ गई। 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू की जाने वाली इस जंग के नतीजे में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में फ्रंटलाइन इत्तेहादी की हैसियत से पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 80,000 से जायद पाकिस्तानियों की जानें चली गईं और मुल्क की मईशत को $100 अरब से जायद का नुकसान हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद समेत मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस करना पड़े। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ सफा रहा है। और अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा चुका है। 2021 में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए। तालिबान हुकूमत के लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारतकारी की, मगर इसका बदला हमें ये मिला कि अफगानिस्तान जी दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन बन चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बारहा एहतजाज के बावजूद सरहद पार से जी दहशतगर्दी का सिलसिला आज भी जारी है। दूसरी जानिब मिडल ईस्ट की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। खित्ते में इसराइल की दहशतगर्दी जारी है। न सिर्फ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, बल्कि दहशतगर्दी का यह सिलसिला पूरे खित्ते में तेज़ी से फैल रहा है। चंद हफ्तों में इसराइल, कतर, फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन, ईरान और ट्यूनिस समेत 7 इस्लामी ममालिक पर हमले कर चुका है। इसराइल और थिंक टैंक्स की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है इसराइल का हमास का आखिरी ठिकाना तुर्की अगला निशाना हो सकता है। 9/11 के हवाले से, और आपको पता ही है कि अमेरिका में जब ये हमला हुआ तो तकरीबन 3000 अमरीकी जो थे वो जान से गए और
इसका फिर बदला लेने का फैसला किया जॉर्ज बुश की जानिब से। 9/11 को आज 24 साल गुजर चुके हैं। बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वाक़े के हवाले से अगर सर आज हम डिस्कस करें तो दुनिया की सियासत और बैनुल अक़वामी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब माजरत के साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो सर क्या आप तब्दीली देखते हैं, पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कितना चेंज आया 9/11 के बाद इस सब? देखिए 9/11 जिस तरह आपने बताया 24 साल भी हुए हैं और इसका मकसद जब उधर वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे, और तो उसके बाद देखें कि जो जितने लोग मौजूद थे वो बेस ऑफ ऑपरेशन जो प्लानिंग की गई थी वो अफगानिस्तान था। सो 9/11 के बाद अफगानिस्तान में इन्वेजन हुई तो इसके बाद उनका अल्टीमेट मकसद था अल-कायदा के एलिमिनेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर 20 साल के करीब देखें अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस और ISAF के फोर्सेस वहाँ ऑपरेट करते रहे हैं और 15 अगस्त 2022 को हमने देखा है कि इसको जब वहाँ पे तालिबान के साथ एक दुहाई काट हुआ, इसके बाद से ये दोबारा वहाँ पे तालिबान की पावर आ गए हैं। अब ये है देखिए जिस मकसद के लिए 9/11 का ऑपरेशन हुआ था वो ऑपरेशन तो आप समझ लिया अब वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि देखें कि अल-कायदा दोबारा वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई है और बड़ी स्ट्रांग तौर पे एस्टेब्लिश हुई है। स्पेशली उनके अभी लिंक्स है फितना उल खारिज के साथ भी कंफर्म है और इसके साथ साथ जो सिटिंग तालिबान है उनके साथ भी उनके एफिलिएशंस है और वो जो सुसाइडर्स हैं उनके ट्रेनिंग भी वहाँ पे करवा रहे हैं। तो जो मकासद थे तो वो पूरे नहीं हुए हैं, तो वो खतरा दोबारा भी वहाँ से उभर रहा है और ये रियलाइजेशन है अमेरिका को भी। दैट्स वाई देखें कि उनकी एक क्लोज कोऑपरेशन हो रही है विद पाकिस्तान ऑफ ये काउंटर टेररिज्म के लिए, और स्पेशली उनको ये भी पता है फितना उल खारिज भी वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, फितना उल हिंदुस्तान भी वहाँ से ऑपरेट कर रहा है और फिर जिस तरह चाइनीज का भी कंसर्न है ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वहाँ से ऑपरेट कर रही है और इसके अलावा देखें रशिया को या बाकी आलमी अमन को दाइश से भी खतरा है और अलकायदा भी स्ट्रांग है और स्पेशली अलकायदा के प्रेजेंस से अलॉन्ग दी बॉर्डर विद पाकिस्तान, या कुनर हो, नंगहार हो, खोस्त हो और पक्तिका हो, पक्तिया है, तो इन तमाम इलाकों में ये मौजूद है। सो अब ये है मकासद पूरे नहीं हुए हैं, सो देयर फॉर दिस रिक्वायरमेंट की असर नो हम अमेरिका ने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखना है। पाकिस्तान के यही कंसर्न्स थे और पिछले कई सालों से पाकिस्तान यही बता रहा था कि अफगानिस्तान दोबारा हब बन चुका है, अलकायदा वहाँ पे मजबूत हुई है और अलकायदा के जो लिंक्स है फितना उल खारिज के साथ हैं और तुम्हारा ख्याल में आलमी अमन के लिए भी खतरा है और इसके लिए भी है और मेरा ख्याल में दोबारा देयर इज अ रिक्वायरमेंट की इसको सर जोड़ के बैठने वाली बात है और तालिबान पे प्रेशर रखने की जरूरत है क्योंकि उनके अंडर ही ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल प्रेशर रखने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं अमेरिका को इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितनी हमारी मदद करनी चाहिए जो हम फितना उल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं? आज भी जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ISPR की जानिब से ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ऑपरेशंस किए गए हैं फितना उल खारिज के खिलाफ। मतलब हम तो मुसलसल दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि यूं कह लें हालत जंग में भी है। तो अमेरिका पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो तो वहां से सेफ पासेज लेकर निकल गया, हमने भी मदद की, लेकिन अब हमें दहशतगर्दी का सामना है तो अमेरिका को भी अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए हमारे साथ मिलकर? मेरा ख्याल में अभी रियलाइजेशन अमेरिका में भी है। दैट्स वाई देखें जो रिसेंट स्टेप्स हुए हैं फील्ड मार्शल के जो अमेरिका के विजिट हुए हैं और उसके बाद से आपने देखा जो डिसीजन हुआ था कि फितना उल हिंदुस्तान के BLA और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, तो उसके बड़े सीरियस लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो एक तो वो सक्सेस थी, दूसरा उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के लिए। सो इनके अपने इंटरेस्ट में है। देखें कि अमेरिका का इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह वो प्रोजेक्ट्स अभी इन्होंने रिसेंटली जो हमारे उनके साथ MOUs भी हुए, एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं फॉर रेयर अर्थ के लिए और माइनिंग के लिए, एक वो इंटरेस्ट है। फिर से सेंट्रल एशिया में उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे भी एक्सेस चाह रहे हैं। सो जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगा ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और फिर ये है कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है, जिस तरह यहाँ से सिचुएशन बिल्ड हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से। अभी आप देखें दुनिया भर के यहाँ दहशतगर्द अभी सारे जमा हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में रिक्वायरमेंट अभी इसीलिए दैट्स वाई देखें कि इवन
रशिया ने भी अपना कंसर्न का इजहार किया। रिसेंटली उनके स्पेशल एनवाई है ज़मीर, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमें एहसास है कि यहाँ से दाइश का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर जिस तरह चाइनीज ने कहा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो वहाँ से शिंजियांग के लिए एक खतरा वहाँ से है। फिर पाकिस्तान के लिए तो वाजह है, इंडियन प्रॉक्सी से फितनल ख्वारिज से फितनल हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है वो वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में एक शरीयत को अपना लेके आना चाहती है। सो बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं, अभी तो 23 डॉक्यूमेंटेड तंजीमें हैं और यूनाइटेड नेशंस के जो एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने भी कई दफा कंफर्म किया है। सेंटकॉम के जो फॉर्मर चीफ थे जनरल कोरेला हिज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी कंफर्म किया जो खतरा आलमी अमन के लिए अफगानिस्तान से जो उठ रहा है वो बहुत सीरियस है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब अपना तज्जिया दे रहे थे और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अमेरिका को भी है और अमेरिका ये चाहता है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द जमा हो रहे हैं, पनप रहे हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पर आ रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, खत्ते के लिए ख़तरा है। और जो अमेरिका का स्टेक है, चीन का स्टेक है इस खत्ते के अंदर, रशिया का स्टेक है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो एक मुश्तरका और मुत्तहिद होकर जदोजहद की करनी चाहिए, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए और इनका सर कुचलना चाहिए ताकि इस तरह की जो ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उससे खत्ते का अमन मुतासर ना कर सके, मुतासर ना और पूरे खत्ते में अमन हो सके। तो सबको मिलकर मुत्तहिद होकर ही इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। और हम देख भी रहे हैं कि अमेरिका ने जैसे मजीद ब्रिगेड है उसको दहशतगर्द तंजीमों को पाबंद भी किया है, उनको सख्ती भी की है। और अब देखना यह है कि आगे आने वाले वक्तों में इससे निपटने के लिए क्या अभी बहुत सारे इकदाम करना बाकी हैं जिसकी जरूरत है। और आज भी हम देख रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी का सामना है और हमारी हुकूमतें, हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बहुत मुतहरिक हैं और बारहा इस बारे में कह चुके हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जी हम सख्ती से निपटेंगे और कोई भी ऐसी कुव्वत जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगी उसको निस्तो नाबूद। लेकिन माम आप ये देखें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इतनी देर जंग लड़ी, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, हमारा मईशत में कितना नुकसान हुआ, आपने बताया अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 80,000 से ज़ायद जाने चली गई और आज भी हमें दहशतगर्दी के फरीद का सामना है। अमेरिका तो अफगानिस्तान छोड़कर जा चुका है, लेकिन अमेरिका पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो जो वहाँ पर जदीद असलहा जो अमेरिकन वहाँ पर छोड़ गए, अमेरिकी फौजी वहाँ पर छोड़ गए, तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल गन्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत से मतलब इस तरह के नाइट विजन गूगल्स हैं और बहुत से लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं जो कि सिर्फ दुनिया की सुपर पावर के पास ही मौजूद हैं। वो जनाब अब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और आप उसके हाथों होने वाली तबाही देखिए कि पाकिस्तान उसका सबसे ज़्यादा निशाना बन रहा है, जिसने हमेशा अफगानियों को होस्ट भी किया है और उनकी हर तरह से मदद भी की है हर मुश्किल वक्त के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान को ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरहद पार से अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जी बिल्कुल, अब जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं उज़ैर। और पाकिस्तान की जी 3 बार खातून अव्वल रहने वाली गामा पहलवान की नवासी और नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की आज 7वीं बरसी है। वो न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शरीक हयात थी बल्कि सियासत में एक मजबूत और बावकार शख्सियत के तौर पर भी जानी जाती थी। 1950 में लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा होने वाली कुलसूम नवाज ने आला तालीम हासिल की और 1971 में नवाज शरीफ से रिश्ता इज़्दवाज में बंधी थी। मुश्किल हालात में खासतौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेगम कुलसूम नवाज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भरपूर साथ दिया। और आप ये भी बताएं, अगर उनकी मुश्किलात की बात करें तो एक बार वो एहतजाज के लिए निकली तो उनकी गाड़ी को कलमा चौक के करीब मतलब क्रेन से उठा लिया गया और कई घंटे तक उनकी गाड़ी को हवा में मुअल्लक रखा गया। उनकी बहुत सारी फैमिली के लिए कुर्बानियाँ हैं और सियासत के लिए भी 2017 में N120 से ज़िमनी इंतखाब भी उन्होंने जीता था और कैंसर के इलाज के लिए लंदन जाने के बाद 2018 में वो इंतकाल कर गई और जाती उम्रा में मियाँ मोहम्मद शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक हुई। आज उन्हें एक बाहिम्मत, शफीक और खिदमत गुजार खातून के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने सियासत और ख़ानदान दोनों में ही अहम किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, और ये वाकई बहुत आला खातून थी और इन्हें जो है इन्वेस्ट किया। और ये बताया जाता है, मतलब जो शरीफ फैमिली को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज बाकायदा मशवरे दिया करती थी मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके मशवरे जो थे उन पर मियां साहब ना सिर्फ उनको सुनते थे बल्कि उन पर अमल भी करते थे। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं जी।
और एक और अहम खबर है हमारे पास जी, कौमी क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान हैं शाहिद आफरीदी ने मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। शाहिद आफरीदी का कहना है कि अब वक्त आ गया कि हुकूमतें जो हैं वो कारोबार छोड़कर अवाम की खिदमत करें। शाहिद आफरीदी ने खुद मुतासिरीन की हालत देखी, जहां वो देख रहे थे कि जी बच्चे और जो जानवर हैं वो एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर हैं, और वो लोग जी कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं और फिर वो बर्तनों में पानी लाते हैं, फिर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो अहमद शहजाद की वीडियो भी सामने आई कि वो किस तरह सेल्फलेसली जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद कर रहे हैं। अब शाहिद आफरीदी ने जनाब अवाम से ये अपील की है कि वो सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हों, उन्हें गले लगाएं और मुश्किल वक्त में उनका सहारा बने ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी सैलाब मुतासरीन शुरू कर सकें। शाहिद आफरीदी का कहना है कि मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ और अब वक्त है दूसरों के लिए उठने का, और मैं तो इस सफ़र पर गामजन हूँ। उन्होंने सबसे कहा कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए साथ दें। और बिल्कुल जी, शाहिद आफरीदी का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम हमेशा से देखते हैं कि कोई भी आफत की घड़ी हो वो फ्रंट लाइन पर आते हैं और ना सिर्फ आप देखें कि माली मदद करते हैं बल्कि वो खुद भी फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं। और इस हवाले से बिल्कुल लाइक सताइश है जिस तरह अहमद शहजाद भी मदद कर रहे हैं, और उसके अलावा हदीका कियानी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और इस तरह के जो पब्लिक फिगर्स हैं जब ये आकर काम करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी तहरीक मिलती है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट लाजमी पहले भी कह रहे कि इनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, इतने अगर इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे लोग करते हैं तो फिर दीगर जितने भी देखने वाले लोग हैं, मुखय्यर हजरात, वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं और मदद करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं, और उज़ैर आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके घर कोई पालतू जानवर है, और अगर है तो आपने उसका क्या नाम रखा हुआ है? टोमी, शेरू वगैरह वगैरह कोई तो नाम रखा होगा। माहम पालतू जानवर तो घर के फर्द की तरह ही होते हैं, लेकिन मेरे घर में खैर नहीं है। अच्छा। ये खाते भी हमारे साथ हैं, सोते भी हैं, और बास लोग तो जनाब इन्हें मोहब्बत में चूम भी लेते हैं। नाजरीन, अगर आप भी अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली को गोद में लेकर चूमने के आदी हैं तो ज़रा संभल जाएं, क्योंकि ये प्यार आपको बीमार भी कर सकता है। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया है कि पालतू जानवरों को चूमना या उनके मुंह के करीब जाना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। तो बड़ा खतरनाक रिलेशन है प्यार और बीमार वाला। अमरीकी माहिरीन की नई तहकीक के मुताबिक पालतू जानवरों, खासतौर पर कुत्ते और बिल्लियों के मुंह में कुछ ऐसे जर्म्स पाए जाते हैं जो इंसानों में सख्त इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं, और अगर आपके मुंह में जख्म हो या फिर आपकी इम्यूनिटी वीक हो तो फिर ये खतरा और भी बढ़ जाता है। यानी फिर आपका टॉमी या मुन्नी, जो भी आपने उसका नाम रखा हो, आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है अगर आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा अपने करीब आने। जी बिल्कुल, और माहिरीन का मशवरा भी ये है कि प्यार ज़रूर करें, गोद में उठाएं, खेलें, वक्त भी गुजारें, मगर चूमने का जो जज्बा है उस पर काबू रखें। तो अगली बार अगर आपका पालतू जानवर आपके करीब आए तो सिर्फ एक जुमला याद रखें कि मोहब्बत बेजुबान भी हो सकती है मगर जरासीम नहीं होने चाहिए। तो वैसे ये है कि ये जज्बा भी वैसे कैसा है उज़ैर, मैं हैरान होती हूँ क्योंकि शायद मैं इतनी कोई पेट लवर नहीं हूँ, और अगर मैं भी नहीं हूँ। जी, तो इतना ये जज्बा एक्सट्रीम कहाँ से चला जाता है कि उसको गोद में बिठाना है, उसके साथ खेलना कूदना भी ठीक है, उसको चूमना। हम देखें ये आजकल का कंटेंट भी है, आपको पता है कुछ लोगों ने इसलिए भी रखे हुए हैं ये पेट्स जो हैं, इनके साथ वो खेल रहे होते हैं, अटखेलियाँ कर रहे होते हैं कि जनाब कि जो लोग हैं वो किस तरह से जनाब इनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, और बड़ा उन्हें अप्रिशिएट भी किया जा रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। फिलहाल जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिगरेट नोशी के आदी अफराद होशियार हो जाएं, क्योंकि ये आदत ना सिर्फ आपके लिए खतरनाक है बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी तबाहकुन है। इस हवाले से एक खौफनाक तहकीक सामने आई है जिसने माहिरीन को हिला कर रख दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि वालिदैन, खुसूसन वालिद हजरात, अगर बच्चों के करीब सिगरेट नोशी करें तो उसका नुकसान सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहता बल्कि आने वाली नस्लों को भी शदीद फेफड़ों के अमराज लाहक हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चे वालिदैन की सिगरेट नोशी की वजह से बिला इरादा सिगरेट का धुआं जो है वो सांस में लेते हैं और वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जिससे जी दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सालाना 30 लाख अमवात हो जाती हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें
तो इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख अफराद जो हैं वो स्मोकिंग की लत में मुब्तला हैं और हर साल 3 लाख अफराद इसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि 1,60,000 अफराद जो हैं वो सिगरेट नोशी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे सालाना 700 अरब रुपए का नुकसान भी होता है। तो इसी मौजू पर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आप खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक तो आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की ये जो रिसर्च सामने आई, तहकीक सामने आई है कि वालिदैन स्मोकिंग करते हैं तो उनके बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं, ये किस हद तक तशवीशनाक है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से होता है? देखिए, ये इट्स नॉट न्यू। ये इन द लिटरेचर अगर आप इसको रिव्यू करें तो इसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। सेकंड हैंड स्मोक, वो स्मोक जो आप डायरेक्ट नहीं कर रहे, आप उससे इनडायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं। एक न्यू टर्मिनोलॉजी भी इसमें आ चुकी थी, थर्ड हैंड स्मोक। वो क्या है, एक तो आपका बेबी आपके साथ बैठा है, आप सिगरेट पी रहे हैं और फिर आप दोनों निकल गए हैं और वो जितने पार्टिकल थे वो पार्टिकल सेटल डाउन हुए हैं और एक छोटा बच्चा जो कि आता है और नीचे से कुछ चीज़ उठाता है और अपने मुंह में डाल देता है। तो वो बच्चा तो वहाँ नहीं था, वो बच्चा बाद में आया, तो इसको थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। इन तीनों डिजीज़, इन तीनों एक्सपोजर के बाद डिजीज़ को देखा गया तो बट ये वही डिजीज़ काज कर रही हैं जो एक सिगरेट पीने वाले में होती हैं। तो वो तो इन पैसिव स्मोकिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो हम समझते रहे, उस पर बात भी की जाती रही, लेकिन थर्ड हैंड स्मोक उस बच्चे का जो छोटा बच्चा आया जिसने वो चीज़ उठाई मुंह में डाल लिया, उसकी भी किसी ने जिक्र नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो स्मोक करती हैं जी, उनके बेबी में भी रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाती है। सो अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे सिर्फ ये एक्सपोजर की, पैसिव स्मोकिंग की, तो दिस इज़ अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि जो डिजीज़ रेस्पिरेटरी डिजीज डायरेक्ट स्मोकिंग से होती हैं वो उनमें से अक्सर इनडायरेक्ट स्मोकिंग, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग या थर्ड हैंड स्मोकिंग है, उससे होती हैं, उससे भी होती हैं। तो इसका यानी कि ये साइंसी मैकेनिज्म होता है। जी बिल्कुल 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 एक्सपोजर है। देखिए, इससे पहले तो डॉक्टर साहब हमने यही सुन रखा था कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप नहीं करते तो आपको बचना चाहिए, आप वहाँ से चले जाएं, आप भी उससे मुतासर हो रहे हैं। देखिए, ये लिटरेचर जितना भी आया, ये लिटरेचर सबसे ज़्यादा जब इवॉल्व हुआ शीशा स्मोकिंग। शीशा स्मोकिंग ने बहुत सी चीज़ें हमारी जो हैं वो ओपन कर दी। एक तो सबसे ज़्यादा था कि हुक्का के बारे में ये कंसेप्ट ये कहा जाता था कि ये रिलेटिवली सेफ है, तो ऐसा नहीं, पता लगा कि वो भी उतना ही ख़राब है। तो आजकल तो सर वेप को कहा जा रहा है कि ये जी बहुत सेफ है और हर किसी ने ऐसे गले में लटकाया होता है जैसे मेडल लटकाया हुआ। बिल्कुल। अब आपने सोचना है कि ये हो क्या रहा है। एक जनरेशन हमसे पहले वाली जनरेशन को हमने यो जनरेशन बना के और उनको ये साबित करने के लिए कि आप हीरो बन जाएंगे, आप बहुत क्लासी लुक लगेंगे, तो हमने उनको स्मोकिंग में अब स्मोकिंग पे थोड़ी आप लोगों की वजह से, थोड़ी हमारी वजह से इतनी अवेयरनेस आ गई कि उसके डब्बे के ऊपर कैंसर की तस्वीरें बनना शुरू हो गई। अब न्यू जनरेशन विच लाइक दीज गैजेट्स, उनको कैसे काबू करना है। तो हमने कहा जी हम ऐसी सिगरेट पैदा करते हैं जो स्मोकलेस है। तो आपकी बात नहीं करा, अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ कंपोनेंट ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार ये तो दिस इज नथिंग, इसमें तो फ्लेवर है। तो और पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया। और सिगरेट का जो सबसे बड़ा बैरियर था वो ये था कि जितना मर्जी बच्चा बूढ़ा हो, वो अपने वालिदैन के सामने सिगरेट नहीं पीता। तो ये बैरियर पहले आपका खत्म हो गया। अब ये इंडस्ट्री की एक गेमिक्स थी। अब इस पे आप सर्वे कर लें, आप लोग देखें जिधर आपकी एकेडमीज बनी हैं, उस एकेडमीज के सराउंडिंग में जो मार्केट्स हैं वो सारी रिप्लेस कर दी उन्होंने बड़ी वेरी फैंटेसी लुकिंग न्यू वेब डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, अब वो बच्चों के पेरेंट्स या लेने वाले थोड़ा लेट होते थे तो वो बच्चे वहाँ जाएंगे और वो वेपिंग स्टार्ट करेंगे। सिगरेट में से अगर एक चीज निकाल दी जाए तो सिगरेट का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, दैट इज निकोटीन। निकोटीन उनमें भी है। अच्छा, डेंजरस ज्यादा कौन सा है, वेप या सिगरेट? देखिए, अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं बोथ आर इक्वली डेंजरस, बोथ आर इक्वली। अब ये थोड़ा सा एक बोल्ड सीन हम आपको बात करें, उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूँ। जो सिगरेट जब इन्वेंट हुई, जब सिगरेट यूज हुई, तो ये एक तकरीबन 1 सेंचुरी का सफर के बाद हमें जो उससे डिजीजेज मिली, वेपिंग से वो डिजीजेज हमें 1 डिकेड में मिलना शुरू हो गई। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मिथ रहा। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ अभी एक फैसला आ गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा एक्शन किया था कि इनको बंद कर दिया और वो थोड़ी देर उसको स्टे मिल गया। बट हम एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी टू, हम बड़ा स्ट्रांगली ये बात कहते हैं कि ये बैन होनी चाहिए। इस पे कोई आपको जीरो टॉलरेंस शो करनी है, बिकॉज आपकी न्यू जनरेशन जो है वो इसको बुरी तरह ऑप्ट कर चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको एजुकेटेड बच्चे जो कि डॉक्टर्स हैं बन रहे हैं, उनमें भी वेपिंग की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा है और वेपिंग इन फीमेल भी बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं आपको कि सिगरेट मेल पी लें तो शायद उसका इम्पैक्ट जितने सालों बाद आता है, फीमेल में उससे कम मिकदार में सिगरेट पीने से
बहुत जल्दी इफेक्ट आते हैं। अच्छा सो ये वो पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को बारहा ये बात करनी चाहिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज हम लोग यूजुअली बात करते हैं 31 मई नो टोबैको डे पे, अदरवाइज हमने कभी इन चीज़ों पे बात नहीं की। तो जितना इसको बात करें, इसको बार बार हम बताएं अपने। अच्छा, जैसे parents डॉक्टर को। साहब आप खवातीन की बात करें कि बड़ा डेंजरस हो सकता है, तो वो फिर आगे जेनेटिकली नस्लों में भी इसका कोई असरात जी होते हैं, बिल्कुल। ट्रांसफर होते देखिए एक डिजीज़ है जिसको हम सीओपीडी की आप बात करें। सीओपीडी क्या है? ये वो स्मोकर्स दमा है। अल्लाह ताला हमें दमा देते हैं, हम अपने आप को ये वाला स्मोकर्स वाला दमा देते हैं। दमे में और उस दमे में फ़र्क ये है कि जो दमा है जिसको हम एस्थमा कहते हैं वो रिवर्सिबल है। दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव। यानी अभी तक की जो हमारी ट्रीटमेंट है उसमें वी कैन स्लो डाउन बट वी कांट स्टॉप इट। वंस इट इज़ देयर तो अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी जो मिजरेबल। डैमेज हो जाए वो रिपेयर नहीं हाँ, हो जी, सकता repair इसके नहीं हो जरिए। सकता, डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने भी कहा कि वक्तन फ़वक्तन भी ना सिर्फ स्मोकिंग के डे पे हमें जो है वो बात करनी चाहिए इसके हवाले से, बल्कि हमें हर मौके पर ये बात करनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता से तर्क कर दें इस आदत को, इस लत को, तो बेहतर है। तो डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर वेप के हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, आप नहीं समझते कि जो जितने भी आपके ये सराउंडिंग्स हैं, आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इनके इर्द गिर्द, क्योंकि अब दुकानें वेप की हमें दोबारा खुलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इन पे तो कम से कम जो करीब हैं उनको तो बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी इस तरह का नज़र नहीं आता। देखिए इसके पीछे एक एक्ट हो गया, शायद हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए। जब इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा सीरियस और अच्छा एक्शन लिया। देखिए इस तरह की बुराई को सडन बंद किया जाता है, आपको लिवरेज नहीं देनी पड़ती। उन्होंने सडनली बंद कर दिया। तो ये माफिया है जिसकी इन्वेस्टमेंट अरबों में है। उनकी मार्केट में चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपनी शक्ल बदलता रहता है माफिया। अब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये केस ले गए थे जुडिशरी में और बदकिस्मती से शायद प्रेजेंटेशन ऐसी हुई, और या मैं ये समझता हूँ कि उनको कम से कम आप पल्मोनोलॉजिस्ट से या उन स्पेशलिस्ट से ज़रूर जुडिशरी को पूछ लेना चाहिए था कि इसके कुछ इम्पैक्ट ऐसे हैं कि हम इस बात को अब करते हैं। उन्होंने ये कहा जुडिशरी से, उन्होंने ये फैसला किया कि बिकॉज कोई लॉ नहीं है तो जब तक लॉ नहीं बनता तब तक हम तो ये चीज़ जो है ना, ये मेरे लिए बड़ी हमारे लिए मैं जब अपनी बात करूँ, हम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान चेस सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी थी, ये बड़ी अलार्मिंग थी। हमारे एक प्रोफेसर जवेद खान आगा खान में होते हैं, वो बेचारे इन्हीं बातों पे बात करते करते उनकी वो अब मतलब जब भी बात करें तो ये बात कर रहे जिस तरह से पहले ही ऑलरेडी बड़ा डैमेज हो रहा है, फेफड़ों को अब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है, स्मोक है और बहुत ज्यादा डस्ट है, और हम जनाब वो ऊपर से ये भी अजाब उसके ऊपर नाजिल कर लें तो फेफड़े पर कितना वजन उठा सकते हैं। फिर तो मुश्किलात जो बड़ी। डॉक्टर साहब वक्त हमारे पास जो है वो कम है, खत्म हो चुका है। आप बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत कम वक्त में आपने बहुत ज्यादा अच्छी अवेयरनेस जो है वो आवाम को दी है कि किस तरह आप इस लत से भी बच सकते हैं और इससे छुटकारा जो है वो आपको पाना ही है हर सूरत में। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको अवेयरनेस देते हैं कि अपना तो आप नुकसान कर ही रहे हैं, खुदारा दूसरों का नुकसान ना करें, सिगरेट और वेप से इज्तनाब करें। और अभी लेते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अक्टूबर से गाड़ियां अब सिर्फ रफ्तार से नहीं बल्कि सेफ्टी से भी पहचानी जाएंगी। हुकूमत ने IMF की शर्त पर मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 जो है वो लागू करने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 1 अक्टूबर से पाकिस्तान में मकामी और दरामदी गाड़ियों पर 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की पाबंदी लाजमी होगी। अब ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं क्या, इस पर बात कर लेते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं हाफिज सजाद साहब। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ये बताइएगा कि ये 57 जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए जा रहे हैं ये कौन कौन से हैं, क्योंकि आप भी बड़ी देर से आवाज़ उठा रहे थे, हम भी आवाज़ उठा रहे थे कि खुदारा कोई सहूलियत तो दें, अगर इतने पैसे ले रहे हैं कोई हिफाजत का ख्याल कर लें, लग्जरी ना दें। और ये कितने अहम होंगे, कितने इंपॉर्टेंट होंगे गाड़ी चलाने वालों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाकिस्तान में आज तक 17 स्टैंडर्ड वो कहते हैं हम फॉलो करते हैं, हालांकि करते करते कोई नहीं है। अच्छा। मसलन आप अपनी मैं नाम लूँ थोड़ा बेहतर सोचने पे मजबूर कर दिया। 57 का क्या बनेगा अगर 17 में नहीं होगा? 57 वाले आउट फॉलो ऑफ 150 17 ये कहते हैं हम उनको अच्छा। फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि IMF कहने पे हम ये करने जा रहे हैं। मतलब क्या यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उसके अंदर अकल नहीं है। आप हर चीज़ में फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करते हैं। फ़ौज के इदारे देखें, वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन इदारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। इनके सैलाब वाले मामला देख लें, इन्होंने क्या आज तक बंद बनाए। फिर इनके अगर आप ऑटोमोबाइल्स में आते हैं तो पाकिस्तान का ये फर्स्ट एवर एक एक्ट आया है अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, और उसमें भी कहते हैं कि IMF की शर्त थी वो कहना हमने नहीं करना था। और हालांकि कमर जमान कहरा साहब के बेटे की जब डेथ हुई कार एक्सीडेंट में, और अच्छी खासी गाड़ी थी, वो महंगी गाड़ी थी, उसके बाद बड़ी डिबेट उठी थी। तो ये सीधा कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको देखिए अब फॉलो करना चाहिए? मैं अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान में जो इस वक्त 25 मिलियन की गाड़ी फॉर्चूनर जो बिकता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें होती है, आज तक उसमें भी 17 ये कहते हैं, 17 छोड़ दें, वहाँ पे उसमें 4 से 5 क्या फीचर किया है उसमें? कोई फीचर नहीं है उसमें। बेसिक एक रेडार है जो जापान के अंदर हम 6-7 लाख येन की गाड़ी खरीदते हैं, 8 लाख 10 लाख येन की गाड़ी खरीदते हैं, उसके अंदर भी वो रेडार होता है। सही। खुदा ना खास्ता आपकी आंख लग गई, आप इधर उधर देखने लग गए या कहीं आपकी तवज्जो डाइवर्ट हुई तो फौरन आपका रेडार आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है। लेन डिपार्चर अलर्ट है, आपका स्टीयरिंग असिस्ट है। मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो 1-1 मिलियन येन की गाड़ी यानी पाकिस्तानी 2 मिलियन रुपीस में जो गाड़ियां वहाँ पे मिल रही हैं उनके अंदर ये बेसिक जो है ये चीजें हैं। और जापान की छोटी सी भी गाड़ी हो तो मतलब रात होगी वो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इधर तो जनाब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ऑटोमेटिक लाइट से लेके वो उनकी जो छोटा सा फीचर है। हाँ, उसके वो लो पे जाना है या उसने हाई बीम पे चलना है वो भी वो कर देते हैं। ये बेसिक चीजें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF के कहने पे अगर हो ही गया तो अल्लाह करे ये हो जाए। और चले हो गया, लेकिन हाफिज साहब आपको लगता है कि अब ये स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरेंगे और जो पहले से मौजूद हैं गाड़ियां या जो फरोख्त हो रही हैं वो इन स्टैंडर्ड्स पर उतरती हैं? अच्छा देखिए, इन्होंने ना उसमें एक रख दिया है कि सजा भी देंगे हम। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान के 12-14 खानदान है उसमें ये सजा ये है ऑर्डिनेंस में कि 6 माह से लेके 3 साल तक की कैद होगी अगर स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं करते, या दूसरा ये कि 5.5 मिलियन यानी 5 लाख से लेके अराउंड आई थिंक 10 मिलियन तक या 5 मिलियन तक उसमें फाइन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अभी तक इम्प्लीमेंट होंगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। एयर बैग्स होंगे क्या, मतलब बाहर गाड़ी के लिए लाजिम है क्या? इस तरह के मेन जो है वो पॉइंट्स हैं इसके? सर देखिए, मेन चीज तो एयर बैग है। आपका जो ब्रेक सिस्टम है उसको आज तक XLI के अंदर, खुदा की कसम आप परेशान हो जाएं कि जो उसके अंदर ब्रेक सिस्टम है दुनिया के किसी भी मुल्क में ये ब्रेक सिस्टम के साथ गाड़ी नहीं बनती। अच्छा। जो यहाँ पे अभी XLI आई थिंक कुछ 6 मिलियन 7 मिलियन की गाड़ी, 6 मिलियन की होगी गाड़ी, उसके अंदर जो ब्रेक सिस्टम ये दे रहे हैं आज तक। तो इस तरह के बड़े दूर अंदेश हैं सर वो कंपनी वाले, वो कहते हैं यहाँ ब्रेक लगाएंगे वो दूर जाके लगेगा। हाँ, दूर अंदेश बहुत है, परले दर्जे के लालची हैं ये लोग। ये लोग अब जो है इनको रेडार पहली चीज है, रेडार देना पड़ेगा। उसके बाद एयर बैग्स हैं, एयर बैग इन्होंने कितने देने हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद इस अच्छा टेस्ट तो हो ना कि गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो उस टेस्ट के अंदर कामयाब हो पहले। अभी तक तो ये नहीं है। फिर ये कि देखें अब गाड़ियां आप जो टायर लगते हैं इसके अंदर वो टायर उनकी क्वालिटी को देख लें। लोग लेके चेंज करवाने चले जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला दुनिया का, ये दुनिया का कौन सा फार्मूला? आप 0 मीटर गाड़ी शोरूम से निकालें और जाकर आप टायर चेंज करवाएं। आप पाकिस्तान एक इन्होंने बनाया हुआ पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी, अब उससे सारा कुछ लेकर इन्होंने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को दे दिया। सही। बात ये है कि आपने वो बंदर की आनी जानियां करनी है या कुछ डिलीवर भी करना है कौम को। अल्लाह करे ये डिलीवर करने की तरफ चले जाएं इस जो एक्ट में। और यहाँ पे भी ये हुआ जब ये एक्ट बना है कि जी सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे आपको, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। मतलब 8-9 किलोमीटर बनाने जो गाड़ियां माइलेज देती हैं वो गाड़ियां बन रही हैं पाकिस्तान में आज भी। और सबसे ज्यादा जो बिकने वाली गाड़ियां आपकी 8 से 9 मिलियन की रेंज की SUVs, उन सब की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 8 से 10 किलोमीटर है। अच्छा, तो अब ये जो एक्ट आया इसमें उन्होंने सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा है। सेफ्टी को तो रखा है, लेकिन हाफिज साहब ये एक्सीडेंटल कार जो टाइप D की गाड़ियां हैं उन पर फिर क्या असरात होंगे? हाँ, इसके असरात बड़े शानदार होंगे कि आज तक अफ्रीका में जो गाड़ी जाती है, जापान से एक्सपोर्ट होती है, अफ्रीका में इंपोर्ट होती है, उसके लिए भी वहाँ पे सेफ्टी टेस्ट होता है। और उसके बाद अगर गाड़ी उस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है तो कीनिया में, अफ्रीका में इंपोर्ट होगी। अच्छा। पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं था। पाकिस्तान में वाटर डैमेज गाड़ियां यानी फ्लडेड कार्स आ रही हैं, पाकिस्तान में एयरबैग खुली हुई गाड़ियां आ रही हैं, पाकिस्तान में वो गाड़ियां जो जापान में टोटल लॉस है जिनको रिपेयर करके भी बेचना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में वो गाड़ियां यहाँ पे लाई जा रही थी। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये भी फिर फॉर्चुनेटली कह लें अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं IMF की शर्त पे जी ये होश आया। यानी पाकिस्तानी सफारत खाना उधर बैठ के सिर्फ अपनी तनख्वाहें लेता है डॉलर्स में जी, और एक लग्जरी को एंजॉय करता है, और उसको कोई ख्याल नहीं आता कि हम यहाँ से एक्सीडेंटल गाड़ियां जो पाकिस्तान में भेजी जा रही हैं उनको क्यों आने दिया जाता है। फिर आपका कराची पोर्ट है, वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं था आपके पास कि एक्सीडेंटल गाड़ियां जिस तरह की भी हैं वो आने दी जा रही थी, और फिर यहाँ पे सहूलतकारी की जाती थी सर्टिफिकेशन के नाम पे, उनको सर्टिफाइड कर दिया जाता था। तो जी ये सर्टिफाइड हो गई। और अब ये देखें ये सब कुछ अवाम के साथ हो रहा था। अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें, ये जो एक्ट आया है अभी रिसेंटली और इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 30 सितंबर से, अल्लाह करे ये हो जाए। इंपोर्ट जो इंपोर्ट में उन्होंने स्पेशली
डी कैटेगरी की जो गाड़ी हैं मतलब डी से जो कम कैटेगरी वो ये कि स्क्रैच है, डेंट वगैरह है, उसे वो अलाउ करेंगे। लेकिन अगर वो मेजर एक्सीडेंट एयरबैग खुले होंगे, फुल एडिड कार्स होंगी। आप सब लास्ट ये भी बता दीजिएगा कि कुछ लोग यहाँ पर आके उनको रिपेयर करवाते हैं, उनको सारा वो डेंटिंग पेंटिंग नया करते हैं, और कुछ अगर वो जापान से करवा लेंगे तो क्या फर्क होगा? सर देखिए, इसमें जो पाकिस्तान एम्बेसी इन जापान है जी, उससे ये ख्याल करना चाहिए। हमने इस बारे में कितने लेटर भी लिखे, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन ने लिखे कि जी आप वहां से गाड़ी जब एक्सपोर्ट होती है तो उसके लिए वहां पे टेस्ट और उसके वहां पे इंस्पेक्शन जरूरी करार दी कि वो अगर उन पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है तो उसे इंपोर्ट करने, पाकिस्तान में इंपोर्ट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज जिस तरह अफ्रीका में हो रही है। हाँ, ये ना हो कि वहाँ पे अपने सुर्खी पाउडर लगा दिया और यहाँ पे आए तो पता चले बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। जनाब बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का, और नाजरीन उम्मीद करते हैं कि ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आए हैं 57, इनमें से कुछ भी अगर जो मेन है वो भी फॉलो कर लिया जाए, फॉलो कर लें। और यकीनन वैसे अब सेफ्टी चलें जी कह रहे हैं तो होगी, नारा नहीं है, ये कानून बनने जा रहा है और कानून इंप्लीमेंट हो जाए तो जबरदस्त हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। IMF को सैल्यूट एक बार फिर से करते हैं। इसके साथ ही इजाजत देते हैं जनाब, अपना ख्याल रखिए, कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।